नमस्कार, मंडी डॉट कॉम में आपका स्वागत है। मैं हूं भुवन भास्कर। मंडी डॉट कॉम में जैसा कि आप जानते हैं, हर हफ्ते हम बात करते हैं खेती और किसानी से जुड़ी किसी न किसी बात पर। और खेती और किसानी में भी खास तौर से मंडी डॉट कॉम का जोर जो होता है वो पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट एक्टिविटीज पर होता है, जिसमें कि हम मार्केटिंग के अलग अलग तरीकों पर भी बात करते हैं। और जो खास तौर से आधुनिक तरीके जो देश भर में अलग अलग लोगों द्वारा अपनाए जा रहे हैं, किसानों द्वारा अपनाए जा रहे हैं और एंटरप्रेन्योर्स द्वारा अपनाए जा रहे हैं, उस पर हमारा विशेष जोर होता है। इसी कड़ी को, इसी क्रम को हम आज भी बढ़ाने जा रहे हैं। और इस दौरान अपने साथ हमने एक बहुत ही खास शख्सियत को इस कार्यक्रम में जोड़ा है। उनसे हम आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ आज कौशलेंद्र जी जुड़ रहे हैं, जो बिहार के पटना से हमारे साथ हैं। और आप में से बहुत सारे लोगों ने कौशलेंद्र जी का नाम पहले भी सुना होगा। कौशलेंद्र का एक छोटा सा परिचय मैं करा देता हूं आगे बढ़ने से पहले। कौशलेंद्र ने 2003 में गुजरात एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से एग्रीकल्चर में इंजीनियरिंग की। और उसके बाद आईआईएम अहमदाबाद से मैनेजमेंट एमबीए इन्होंने किया। उसके बाद इन्होंने कॉरपोरेट में नौकरी न करके कुछ और सोचा, खेती की ओर। जैसा कि आप देख सकते हैं, उनका पहला बैकग्राउंड भी जो था वो खेती का था, तो उन्होंने खेती में कुछ अलग करने का सोचा। क्या अलग करने का सोचा, क्या किया है, ये सब उनसे हम कार्यक्रम के दौरान जानेंगे। फिलहाल ये है कि बिहार के 9 जिलों में करीब करीब 50,000 किसानों के साथ वो काम कर रहे हैं। और 16 फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, जो किसान उत्पादक संगठन है, एफपीओज, वो उन्होंने प्रमोट भी किए हैं। यानी उनकी प्रेरणा से ऐसे 16 एफपीओज हैं जो काम कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका कौशलेंद्र हमारे इस कार्यक्रम में आज। नमस्कार भुवन जी एंड जितने भी दर्शक हैं, श्रोता है, सभी को मेरा नमस्कार जी। तो कौशलेंद्र, पहला सवाल मैं आपसे यही करूंगा ताकि हम जब दर्शक हमारे आगे कार्यक्रम देखें तो उनको समझ में आए कि आखिर आईआईएम जैसे इंस्टीट्यूट से, बहुत लोगों ने आपसे ये सवाल शायद पहले भी पूछा ही होगा, आईआईएम जैसे इंस्टीट्यूट में जहाँ की एडमिशन पाना भी युवाओं का एक सपना होता है, और वहां से निकलते ही, या कहा जाए कि निकलने से पहले ही, युवा अपने बैंक अकाउंट के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं कि महीने की कितनी तनख्वाह गिरेगी उनके अकाउंट में। आपने यहाँ से निकल के और एक एक बिल्कुल ही अनिश्चित माहौल वाले, और ऐसे एक माहौल में जिसमें लोग आमतौर पर अपने बच्चों को डराने के लिए कहते हैं कि पढ़ोगे नहीं तो खेती करनी पड़ेगी, वहां क्यों जाने का सोचा आपने? भुवन जी, कहावत तो ये भी है कि नौकरी करो तो सरकारी, नहीं तो बेचो तरकारी। तो हाँ, तो कहीं ना कहीं उसी कहावत को चरितार्थ करते हुए, बट जोक्स अपार्ट, एक चूंकि बॉर्न एंड ब्रॉट अप पैदाइश बिहार में है, और जो सरकार का जो स्कूलिंग सिस्टम है उसी से निकला हुआ एक प्रोडक्ट हूँ मैं, एक उत्पाद हूँ। और शुरुआत से लेकर के, चाहे बचपन का प्राथमिक विद्यालय हो या नवोदय विद्यालय हो, फिर साइंस कॉलेज, फिर इंजीनियरिंग कॉलेज, गुजरात एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का, आईआईएम अहमदाबाद, सारे सरकारी संस्थान। आपने क्या शुरुआत की करना, और जो आपने सोचा वो क्यों सोचा, और कैसे आपने शुरू किया अपना काम? शुरुआत मंशा ये थी कि अपना जो राज्य है, अपना जो क्षेत्र है, पढ़ाई कर करके वहां लौट करके जाऊं, वहां काम करूं। क्योंकि मानव संसाधन होता है वो सबसे बड़ा होता है, और वही किसी भी क्षेत्र को विकसित करने के लिए जरूरी होता है। और चूंकि मैं नालंदा जिले से बिलोंग करता हूं, और नालंदा जिले सब्जी के उत्पादन में काफी आगे रहा है बहुत पहले से, और मैं भी एक ग्रामीण परिवार से ताल्लुक रखता हूँ, बिलोंग करता हूँ। आज भी अपनी खेती स्वयं करता ही हूँ मैं। तो था कि चलो एक सब्जी से ही शुरुआत करते हैं, एक सब्जी जो कि कई गरीब किसान, छोटे मोटे किसान हैं, उनके लिए वरदान साबित होती है। और जो बचपन से देखा था कि जो गांव सब्जी की खेती में लग जाता है, वो गांव दूसरे गांवों से बिल्कुल अलग होता है। वहां सुख, शांति, अमन, चैन, समृद्धि अपने आप आ जाती है, क्योंकि खेती में काम आप इतना करते हो कि किसी दूसरे काम के लिए आपके पास समय नहीं होता है। जी। और सब्जी की खेती जो होती है वो रेगुलर कैश फ्लो जनरेट करता है। तो एक तरीके की समृद्धि आ जाती है उस गांव में, हर एक
परिवार में और सबके बीच में, क्योंकि उनके पास कैश होता है डील करने के लिए सब चीज को। तो ये तो सब्जी की बात हो गई कि आपने पहले उत्पाद तो चुन लिया कि आपको सब्जी में काम करना है, लेकिन किस तरह से इंटरवेंशन करना है ये आपने कैसे सोचा उस समय जब आप वहां गए? अपना जो भी आपका थॉट था, बिजनेस आइडिया था लेकर, उस समय क्या स्थिति थी जिसको आपको लगा कि अगर बदली जा सके तो ये आपके लिए भी और किसानों के लिए भी बेहतर होगा? आने के बाद मैनेजमेंट बैकग्राउंड से आता हूँ, तो आने के बाद बेसलाइन सर्वे किया पूरा। शुरुआत तो मैंने 2006 में ही कर दी थी कि भारत के विभिन्न मंडियों का जा करके वहाँ सर्वे करना, समझना, जैसे अहमदाबाद, मुंबई, दिल्ली, इन सारी मंडियों को मैं 2006 में ही जाके सर्वे किया था। उसके बाद यहाँ बेसलाइन सर्वे किया, किसानों से मिलना चालू किया कि किस तरीके से उनकी सब्जी बिकती है, कहाँ बिकती है। तो ये पहले से ही समझ में आ रहा था कि जो सबसे बड़ा जो सब्जी बेचने का जो जरिया है वो है रोड साइड वेंडर्स। और बहुत सारी जो समस्याएं हैं सब्जी में कि वो एक कमोडिटी है और हाईली पेरिसेबल, जहाँ पे लॉसेस काफी ज्यादा है और इंफॉर्मेशन का फ्लो बहुत कम होता है, और होता भी है तो बहुत सारे गेट कीपर्स हैं। तो लगा कि क्या हम 2 प्लेटफॉर्म एक साथ क्रिएट कर सकते हैं। एक प्लेटफॉर्म फार्मर साइड पे जहाँ पे चीजों को एग्रीगेट किया जाए, और दूसरा प्लेटफॉर्म जो बायर्स हो, वेंडर्स हो, बायर या बड़े बड़े रिटेलर्स हो, उनका एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर दोनों को लिंक कर दे। जी, यानी तो यानी इसके साथ ये शुरुआत सर्वे यानी कौशलेंद्र आपने किया, उसमें एक तो पहले अपने प्रॉब्लम एरिया ढूंढ लिया कि कहाँ कहाँ समस्याएं कहाँ कहाँ हैं, और फिर आपने उसके समाधान के लिए एक मोटा मोटा एक योजना बनाई कि बायर्स और सेलर्स को आपस में जोड़ा जाए। बढ़िया। ये बातचीत हम और आगे करेंगे, लेकिन फिलहाल अब वक्त हो गया है एक ब्रेक का, तो ब्रेक के बाद हमारी ये चर्चा जारी रहेगी। जाइएगा नहीं, देखते रहिए मंडी टॉक। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। एक बार फिर स्वागत है आपका मंडी.com में। हम बात कर रहे हैं आज जाने माने एग्री एंटरप्रेन्योर कौशलेंद्र से। कौशलेंद्र बिहार के नालंदा जिले से आते हैं। IIM करने के बाद उन्होंने नौकरी न करके खेती में, और खास तौर से जैसा कि अभी कार्यक्रम के पहले हिस्से में उन्होंने बताया, जो सब्जियां उत्पादन करने वाले किसान थे उनके साथ मिलकर काम करने का फैसला किया। कौशलेंद्र, अब इस कहानी को हम थोड़ा आगे बढ़ाएंगे और थोड़ी जल्दी जल्दी आगे बढ़ाएंगे। तो आपने जैसा कि बताया कि समस्या आपने चुन लिया और समाधान भी आपने तय कर लिया कि ठीक है, आप बायर्स और सेलर्स को मिलाएंगे। उसमें कैसे शुरुआत आपने की, क्या परेशानियां आपको आई और उन परेशानियों का कैसे आपने तोड़ निकाला? हाँ, शुरुआत किया कि पहले किसानों से मिलना, किसानों के बीच जाना, और बहुत बड़ी समस्या थी उनको मनाना, उनको अपना जो भी सपना है, अपना जो मॉडल है उसके अनुरूप ढालना, उस पर सहमति लेना, वो बहुत बड़ी समस्या थी। और किसानों ने हर तरीके से परीक्षा ली उनकी, क्योंकि क्रेडिबिलिटी एक बहुत बड़ा इशू होता है, और खास करके जब आप ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं तो ज्यादा बड़ा इशू होता है, क्योंकि उनको एक डर होता है कि अगर मैं इससे जुड़ गया और कल को ये निकल लिया तो मैं तो फिर वही रास्ते पे आके खड़ा हो जाऊंगा। तो एग्जिस्टिंग सिस्टम को लोग छोड़ना नहीं चाहते हैं,
तो कभी किसानों ने सुबह 4 बजे बुलाया, कभी रात को 8 बजे बुलाया, अलग अलग तरीके से कि आदमी आता है या नहीं। तो वो किया। दूसरे साथ जो दिक्कत थी, पूरा जो सिस्टम था, किस तरीके से ठेले पे बिकेगा, ठेला किस तरीके का होगा। तो चूंकि एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आता हूँ, तो ठेले का रीडिजाइनिंग पे काम करना शुरुआत किया और हम लोगों ने एक ठेला भी बनाया। उसको पूरा डेवलप किया कि किस तरीके से लकड़ी का ठेला हटा करके उसको प्लास्टिक का पूरा लेकर के आया, जो कि उससे ज्यादा मजबूत और ज्यादा टिकाऊ और ज्यादा हल्का। जी। क्योंकि एक बहुत बड़ा सर्वे में आ रहा था कि टाइम विंडो कम होता है सेल करने का वेंडर के पास, और उसके पास माल ही कम होता है। अच्छा अब कौशलेंद्र, माल अब कैसे बढ़ाओ? मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा बहुत संक्षेप में आप एक बार, क्योंकि कहानी के अंदर हम लोग चले गए हैं, लेकिन जो आपका मॉडल क्या था वो अभी आपने एक बार बताया नहीं, तो एक बार संक्षेप में अगर आप ये बता दें तो लोगों को समझने में आसानी होगी। कि जैसे आपने कहा कि बायर्स को आपने इकट्ठा किया, सेलर्स से आपने कांटेक्ट किया और आपने फिर ठेले को, जो रेहड़ी है, उसको आपने प्लास्टिक से रीडिजाइन किया, लेकिन उससे कैसे आपने सोचा, क्या मदद उससे मिलने वाली थी बेचने में? क्योंकि असल जो समस्या है वो समस्या जो जो अभी आप बता रहे थे कि पेरिशेबिलिटी है, या मान लीजिए कि भाव बहुत ज्यादा सब्जियों में गिर जाना होता है समय समय पर, तो ये जो समस्याएं हैं उसको रोकने के लिए एक अपने मॉडल के बारे में अगर आप बताएं संक्षेप में, कि कुल मिलाकर किस तरह से आपने सोचा, कैसे काम शुरू किया? हाँ, मॉडल बड़ा सिंपल है कि फार्मर्स को एग्रीगेट करना। एग्रीगेट मतलब विलेज लेवल पे शुरुआत किया था, और हमने पटना में एक सेंटर बनाया जहाँ सारी सब्जियां, फल सब्जियां आती थी, और जहाँ उसकी साफ सफाई एंड फिर ग्रेडिंग होता है, और ग्रेडिंग होने के बाद क्वालिटी डिसाइड हो जाता है, और उस क्वालिटी के अनुसार फिर जो मॉडर्न रिटेलर्स हैं या वेंडर्स हैं या हमारे जो बड़े होलसेलर्स हैं जो फिर हमसे लेते हैं, उनके बीच वो जाता है। और कंसेप्ट जो शुरुआत इसमें कौशलेंद्र, आप हाँ, जब खरीदते हैं किसानों से सब्जियां, तो उनको पेमेंट आप उसी समय कर देते हैं, या आपका माल जो बिकता है उससे कहीं उसका कुछ लिंकेज है? नहीं, उससे कोई लिंकेज नहीं है। कोई भी किसान उससे लिंकेज नहीं चाहता है, प्रैक्टिकली यही है। क्योंकि कोई भी अपना माल बेचना चाहता है तो वो चाहता है कि हमारा मूल्य तय हो, और वो मूल्य तय होता है। अब तो एक मॉडल बन गया है मूविंग एवरेज का, उसके अनुसार मूल्य तय हो जाता है। तो ऐसे इमेजिन कीजिए कि अगर उनसे कद्दू खरीदा गया है 12 रुपए, तो हो सकता है वो 10 में भी बिकेगा, 15 में भी बिकेगा। लेकिन अगर पूरा एवरेज देखेंगे तो 6 महीने का या साल का एवरेज, तो किसान को भी फायदा हो रहा है, बीच का जो सिस्टम है उसको भी हो रहा है, वेंडर्स को भी हो रहा है। लेकिन तो इस तरीके से वो चल लेकिन जैसे आपने कद्दू की बात की, या हम किसी भी सब्जी की बात कर लें, टमाटर और प्याज तो बहुत बदनाम है इस मामले में कि कभी कभी तो 2 रुपए का भी भाव दिखता है और कभी 100 रुपए भी भाव जाता है, लेकिन बाकी सब्जियों में भी वोलेटिलिटी इसी तरह की रहती है और कोई भरोसा नहीं है कि कौन सी बिल्कुल, सब्जी बिल्कुल। किस भाव आ जाएगी। तो आप कैसे इसको, अगर अगर हम दोनों ही बातें कहें, एक तो आपका जो बिजनेस है उसके उसको बचा के चलें, वो आपका बिजनेस दिवालिया ना निकल जाए आपका, और दूसरी तरफ किसान को भी बहुत नुकसान ना हो जाए, तो इन दोनों को कैसे आप संभालते हैं? कैसे आप ये इंश्योर करते हैं कि उनको भी बेहतर प्राइस मिले, और फिर उनसे लेने के बाद आपका भी जो प्राइस है वो ऐसा ना हो कि एकदम आपके 10 रुपए का लिया हुआ माल 50 पैसे निकले? भुवन जी, इसमें ऐसा है कि एक चीज तय है पूरे मार्केट में, कि जो आपका फाइनल प्रोडक्ट बिकेगा वो रेट मार्केट तय करेगा। वो हम और कोई तय नहीं कर सकता है। अगर मार्केट में टमाटर 50 पैसे बिक रहा है तो हमें भी 50 पैसे ही बेचना पड़ेगा। आप 1 या 2 रुपये बेच करके आप एक भी किलो टमाटर नहीं बेच पाएंगे। तो वो तो एक तय हो जाता है कि मार्केट है वो ही तय कर रहा है, और मार्केट का जैसे आज का क्लोजिंग ओपनिंग है उससे टेंटेटिव रेट पता चल जाता है, वो मॉडल में आ जाता है। लेकिन पीछे का जो रेट है, जैसे किसान जो है वहां पे होता है कि अब उसका माल निकलने वाला 6 दिन 7 दिन, तो वो एक रेट तय कर लेते हैं हम लोग कि ठीक है आपका निकल रहा है तो इस मूविंग एवरेज से चलेगा, और उसमें जो ऊपर नीचे रेट हो रहा है हम हमारे सिस्टम में किसान दोनों के पास है, तो वो बैठ करके फिर हो जाता है ठीक है आपका इस अनुसार पेमेंट हो गया, इस अनुसार पेमेंट हो गया। इस तरीके से चलता है, क्योंकि मार्केट इन पे डेली प्राइस वेरी करना दोनों के लिए फिजिबल नहीं है, फिर वो ट्रांजेक्शन ही नहीं होता।
चलिए, तो ये तो बैकएंड वाला जो सिस्टम है वो हमने समझ लिया कि आप कैसे लेते हैं। अब हम आगे बात करेंगे कि आप इसको बेचते कैसे हैं, सेलर्स को आप कैसे मैनेज करते हैं। लेकिन फिलहाल एक ब्रेक लेंगे, छोटे से ब्रेक से लौटने के बाद हमारी बातचीत आगे जारी रहेगी। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मंडी टॉक। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। एक बार फिर स्वागत है आपका मंडी.com में। हम बात कर रहे हैं आज सब्जियों के एग्री एंटरप्रेन्योर कौशलेंद्र से। कौशलेंद्र जो IIM अहमदाबाद से निकलने के बाद से लगातार सब्जी किसानों के साथ मिलकर उन्होंने अपना पूरा एक बिजनेस मॉडल खड़ा किया है। और ये बिजनेस मॉडल ऐसा है जिसमें कि उनका प्रयास ये रहता है कि किसानों को भी बेहतर भाव बाजार के हिसाब से मिल सके और उनका बिजनेस भी अच्छा चल सके। और इस पूरे दौरान उन्होंने कुछ FPOs भी प्रमोट किए हैं, करीब 16 FPOs प्रमोट किए हैं और 50,000 किसानों के साथ मिलकर कौशलेंद्र काम कर रहे हैं बिहार के करीब 9 जिलों में। कौशलेंद्र, अभी हम बात कर रहे थे, ब्रेक पे जाने से पहले हमने समझा कि आप किसानों से कैसे माल खरीदते हैं, कैसे बेचते हैं आप, क्योंकि जैसे शुरू में आप भी कह रहे थे कि सब्जियों में एक बड़ी समस्या होती है बेचने के लिए, क्योंकि बहुत पेरिशेबल है तो आढ़तिये भी जानते हैं कि पेरिशेबल है, तो इसलिए वो अपने हिसाब से भाव देते हैं और किसान के पास कोई विकल्प नहीं रहता है उसी भाव पर देने के अलावा। आपने क्या तोड़ ढूंढा है इसका? हाँ, बेचने में एक चीज जो सर्वे में निकल के आ रहा था कि यह जो प्रोडक्ट है वेजिटेबल्स, खास करके वेजिटेबल, फ्रूट्स थोड़ा सा अलग डायनेमिक है, खास करके जो वेजिटेबल्स है एक साथ आपको बहुत जगहों पे अवेलेबल होना है सेल होने के लिए। प्राइस से सबसे बड़ा गेम है वहां पे कि आप एक साथ कई जगह पे कैसे अवेलेबल होते हैं। और उसी के लिए हम लोगों ने वेंडर्स को एग्रीगेट किया, होलसेलर्स को भी एग्रीगेट किया बहुत सारे को, और उनके यहाँ हमारा प्रोडक्ट एक ही साथ चला जाता है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट व्हीकल से चला गया उनके पास। और वहां पे जो रेट डिसीजन है, जैसे लेट से कल का भिंडी खत्म हुआ था 12 रुपए, तो आज का जो आवक है सब कुछ है उस पे होकर के वो तय होगा, या तो 11 होगा या 12 या 13 तो होगा। अभी कौशलेंद्र, अभी आप कितने लोकेशंस पे अपना स्टोर आपने किया है, कितने रिटेलर्स से आपका एक गठजोड़ है, कितने किसानों से आप खरीदारी कर रहे हैं और कितना आपका टर्नओवर जा रहा है, कितने साल लगे हैं यहाँ तक पहुंचने में आपको? हाँ, अभी जो है हम लोग का जो मार्केटिंग का सेल्स का नेटवर्क है वो 4 स्टेट में है, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड वेस्ट बंगाल। 4 जगह पे हमारा नेटवर्क है। हमारे लोग हैं जो कि प्रोड्यूस को ऑन डेली बेसिस पे वहाँ पे मार्केटिंग करते हैं। बिहार से बाहर सभी जगह पे होलसेल ज्यादा होता है, होलसेल में ज्यादा जाता है, और बिहार में रिटेलर्स को जाता है। और इन 4 स्टेट में फिर होलसेल के साथ जो मॉडर्न रिटेलर्स हैं उनको जाता है, जैसे बिग बाजार, बिग बास्केट, रिलायंस, इन सारे लोगों को जाता तो है। ये चारों राज्यों में आप बिहार से ही किसानों से खरीदारी करके भेजते हैं या वहां के भी किसानों से आप खरीदारी कर रहे हैं? मुख्यतः बिहार और झारखंड के किसान ही होते हैं मुख्यतः। तो सप्लाई चेन कैसे आपने तैयार किया है? जो सब्जियां जो जाती हैं
क्योंकि सब्जियों की सप्लाई भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। हाँ, हाँ। तो जो सीजनल वेजिटेबल्स होता है बिहार झारखंड का, वो यहाँ के किसानों के थ्रू जाता है। और पोटैटो हो गया या अनियन हो गया, तो उसमें हम लोग बैकएंड में काफी काम करते हैं कि लॉन्ग टर्म एसोसिएट हम लोग जो किसान है उनके साथ मिल करके करें। कि लेट से किसी का और 10 क्विंटल प्याज है, तो वो लॉन्ग टर्म स्टोरेज में जा रहा है, तो वो किसान के साथ मिल करके जा रहे हैं। किसान के यहाँ ये प्रोड्यूस है, किसान ही अपने यहाँ रख रखा है, लेकिन ये है कि आपको हमें ही देना है, और वो उसमें जो भी मार्केट रहेगा अकॉर्डिंगली आपको ये पैसे मिलेंगे। तो किसान के लिए ठीक है कि उसके लिए एश्योर्ड है कि बिकना तय हो गया। लेकिन तो वो कौशलेन आपके जी, बिहाफ में स्टोरेज जो सब्जियों की, जो मैं पहले भी जिक्र कर रहा था, सब्जियों के किसानों का जो सबसे बड़ा रोना है वो यही है कि उनको जो हम बात कर रहे थे कि वो 50 पैसे 1 रुपए, जो अक्सर हम हर सीजन में किसी न किसी इलाके के बारे में ये खबर आ ही जाती है कि लोगों ने ट्रैक्टर ट्रॉली अपनी उलट दी सड़क पर या उसको वहीं खेत में छोड़ दिया। ये जो समस्या है, इस पर आपने कुछ विचार किया है या इसको आपको लगता है कि इसका कोई समाधान है? बिल्कुल समाधान है। इस पे हम लोग काम भी करते हैं किसानों के साथ। जैसे बहुत बड़ी समस्या आती है उनकी, टमाटर में आती है, फूलगोभी में आती है, बंदा गोभी में आती है, ये सब में। तो इन सारों सब्जियों में हम उनके साथ मिल के काम करते हैं कि लेट से आपका 1 बीघे का खेत है, पूरा 1 बीघा खेत में एक साथ टमाटर लगाना बिल्कुल जरूरी नहीं है, कहीं नहीं लिखा है। आप उसको 15 दिन अल्टरनेट करके एक ही खेत में लगाओ ना, जिससे कि अलग अलग समय पे टूटे। क्योंकि वो जो हमारा एनालिसिस है हमारा डेटा के साथ, कि वो जो 50 पैसे और 1 रुपये का जो गलट आता है, वो लंबा गलट भी नहीं रहता, वो हार्डली 4 से 7 दिन का गलट है। तो हमें उसको अवॉइड करना है, उस गलट में हमारा प्रोड्यूस मिनिमम रहना चाहिए। तो इस पे हमारा पूरा जोर रहता है। ये महत्वपूर्ण बात आपने कही है, और इस पर थोड़ा और मैं चाहता था कि डिटेल में बात करें, लेकिन हम बात कर नहीं सकते क्योंकि बिल्कुल अब समय हमारे पास नहीं है। बस आखिरी एक छोटा सा सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ, छोटे से जवाब की अपेक्षा है। क्या आजकल जैविक का बड़ा बाजार बढ़ रहा है और बड़ा उसकी बातें भी हो रही हैं, और हमने देखा है कि जैविक के नाम पर दुगना तिगुना चौगुना तक दाम भी लोग सब्जियों पर ही, अगर हम बात करें तो, ले रहे हैं। उसमें और भी कई सारे इश्यूज हैं, लेकिन उस पर अभी हम बात नहीं कर पाएंगे। बस केवल ये मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या जैविक सब्जियों पर भी आपने कुछ काम शुरू किया है या कोई योजना आपकी है? हाँ बिल्कुल, हम लोग जैविक सब्जी, जैविक दाल, जैविक धान, जैविक गेहूं, इन सारे चीजों पे काम कर रहे हैं, जैविक स्ट्रॉबेरी, सारे चीजों पे। और हमें ये करते हुए गर्व होता है कि हमारा दोगुना तिगुना नहीं रहता है, मैक्सिमम जो जाता है 1.5 गुना रहता है। और उसका बहुत बड़ा कारण ये है कि बिहार की धरती ऐसी है कि इसको ज्यादा केमिकल की जरूरत नहीं है। और अगर आप बिहार से बाहर लाइक महाराष्ट्र, गुजरात में जैविक करते हैं तो आपको बहुत कुछ डालना पड़ता है। इसके कारण आपका जी कॉस्ट ऑफ शायद प्रोडक्शन ही बढ़ जाता है, इसलिए आपको दोगुना तिगुना करना होता है। जी जी जी, चलिए कौशलेन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ आज कार्यक्रम में जुड़ के सारी बातें करने के लिए। या धन्यवाद धन्यवाद। तो ये थे कौशलेंद्र जी, जिनसे हम बात कर रहे थे आज उनके एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, और जो उन्होंने काम किया है। और बहुत सारी, आपको भी ऐसा लग रहा होगा कि बात कुछ हुई नहीं, और बहुत सारी बातें थी जो निकल के आ सकती थी, लेकिन मुझे बार बार बीच में ही कौशलेंद्र जी को रोकना पड़ रहा था, इसलिए कि समय हमारे पास नहीं था, और मैं चाह रहा था कि ज्यादा से ज्यादा सवाल मैं उनसे कर सकूं। हम कोशिश करेंगे कि बाद में फिर कभी कौशलेंद्र जी को बुलाएं कार्यक्रम में, और जो बातें छूट गई हैं उनसे फिर हम समझें। लेकिन फिलहाल मंडी.com से अब मुझे दीजिए इजाजत, क्योंकि अब हो गया है समय। लेकिन बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए डीडी किसान, क्योंकि डीडी किसान पर कार्यक्रमों और खबरों का सिलसिला जारी है। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। साथ ही आप ईमेल के जरिए भी हमें अपनी राय दे सकते हैं। हमारा ईमेल पता है ncdexmandi@gmail.com।